रविंद्र रैना जी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से भी और रविंद्र रैना जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जितने भी तमाम जम्मू की लीडरशिप है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ बयानबाजी से डेली वेजर गुमराह होने वाला नहीं है और ना ही डेली वेजर को आपके बयानों से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके बयानों को ना तो आपके ही भेजे हुए एलजी सीरियसली लेते हैं। और मैं एक चीज स्पष्ट आज कहना चाहता हूं, कल मैं उमर साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम 17,000 लोगों को परमानेंट करेंगे। वेलकम इस स्टेटमेंट का, उमर अब्दुल्ला जी की स्टेटमेंट का हम वेलकम करते हैं और ये भी पूछना चाहते हैं कि उमर साहब आपको आज ही याद आ रही है, आप भी 6 साल जम्मू के चीफ मिनिस्टर हैं और मैक्सिमम सरकार जो है आपकी रही है और डिसएंगेज का करने का ऑर्डर भी आप ही की सरकार में निकला था। कि रविंद्र रैना जी काफी देर से डेली वेजर के साथ में है और उन्होंने कई बार कहा भी, और हम ये नहीं कह सकते कि रविंद्र रैना जी ने अप्रोच नहीं किया है। रविंद्र रैना जी ने हाई अथॉरिटी तक अप्रोच किया भी है। जैसे हमें पहले पता भी चला था कि दिल्ली में भी वो 2 बार गए हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ भी डिस्कशन हुई थी और एक बार तो हमारे साथ में ही 2 बार हमें लेके भी वो गए। एक बार एलजी साहब के साथ उन्होंने हमारी 11 नवंबर 2020 को मीटिंग भी करवाई, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के ही जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, और दूसरी बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तब एलजी साहब अस्वस्थ थे जिस कारण वो नहीं मिली। अगर 60,000 परिवारों को इंसाफ मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। हमने 4-4 बार वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार का हिस्सेदार बनाया है, हम आज भी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पहली शर्त है और वो है रेगुलाइजेशन। अगर भारतीय जनता पार्टी के, कई बार मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा स्पष्ट ये कहना है, अगर आपकी सरकार नहीं है, आपकी एलजी साहब नहीं सुनते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है जम्मू की जनता। आपको अपनी कुर्सियां त्याग करके जम्मू की जनता के साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सड़कों पे उतरना। इस समय हम पीएचई सीपीएस में मौजूद हैं और हमारे साथ रवि हंस जी हैं। इस समय कल आपने देखा होगा कि रविंद्र रैना जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया डेली वेजर की लिए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इनके साथ में हूं। रवि जी, किस तरह से देखते हैं जब कल रविंद्र रैना जी का स्टेटमेंट आया? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो कल जैसे रविंद्र रैना जी ने स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि रविंद्र रैना जी काफी देर से डेली वेजर के साथ में है और उन्होंने कई बार कहा भी, और हम ये नहीं कह सकते कि रविंद्र रैना जी ने अप्रोच नहीं किया है। रविंद्र रैना जी ने हाई अथॉरिटी तक अप्रोच किया भी है। जैसे हमें पहले पता भी चला था कि दिल्ली में भी वो 2 बार गए हैं और एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ भी डिस्कशन हुई थी और एक बार तो हमारे साथ में ही 2 बार हमें लेके भी वो गए। एक बार एलजी साहब के साथ उन्होंने हमारी 11 नवंबर 2020 को मीटिंग भी करवाई, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के ही जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, और दूसरी बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तब एलजी साहब अस्वस्थ थे जिस कारण वो नहीं मिल पाए, इसलिए हम रविंद्र रैना जी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से भी और रविंद्र रैना जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जितने भी तमाम जम्मू की लीडरशिप है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ बयानबाजी से डेली वेजर गुमराह होने वाला नहीं है और ना ही डेली वेजर को आपके बयानों से कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके बयानों को ना तो आपके ही भेजे हुए एलजी सीरियसली लेते हैं। और मैं एक चीज स्पष्ट आज कहना चाहता हूं कि एलजी साहब आज भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसका संज्ञान जो है भारतीय जनता पार्टी को तुरंत लेना चाहिए। आज जितने भी एलजी साहब यहाँ पे फैसले लागू कर रहे हैं, वो जनता के अंदर किसी न किसी वजह से एक रोष उत्पन्न होता जा रहा है। चाहे वो आप टोल प्लाजा का मसला लगा लें, चाहे स्मार्ट मीटर का मसला लगा लें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का मसला लगा लें, या डेली वेजर का 3-3 बार वादा करने के बावजूद डेली वेजर का मसला हल ना होना, और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा जी के ये बार बार ये स्टेटमेंट देना कि ये इलीगल तरीके से लगे हैं, हम जिसको भी नौकरियां दुकानों पे नहीं मिलेंगी। तो मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब, या तो आपके नीचे जो आपके सबऑर्डिनेटर बैठे हैं वो आपको सही पिक्चर नहीं दिखाते, या डिपार्टमेंट आपको सही पिक्चर नहीं दिखाता। आखिर कम्युनिकेशन गैप है कहां पे? हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हम आपको अगर आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, आप हमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि शायद आपको भी मालूम है कि जो मेरे सबऑर्डिनेटर मुझे बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं,
और आप उसको दुरुस्त करना नहीं चाहते। आप भी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि सब जानते हैं, हर एक आदमी जानता है कि अगर 60,000 परिवारों को इंसाफ मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और मुझे लगता है कि एलजी साहब इस चीज को चाहते ही नहीं है। एक तरफ अब मैं 94 से लेके आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगा कि आखिर मसला है क्या। एलजी साहब कहते हैं कि ये लोग बैकडोर हैं या ये बिना किसी प्रोसेस के लगे हुए हैं, जैसे एलजी साहब और उनके चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं। 94 में एक एसआरओ आया 64, जिसमें 31/3/94 तक जो लोग लगे थे उनको रेगुलराइज कर दिया गया। उसके बाद ऑर्डर नंबर 144 जो निकला 31 जनवरी 2001 में, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की तब सरकार थी, उन्होंने कह दिया कि जितने भी डेली वेजर 94 के बाद लगे हुए हैं उनको आज से उनकी पेंडिंग वेजेस देकर के उनको डिसएंगेज कर दिया जाए। तब क्या हुआ कि लगभग 25 जो कोर्ट केस लगे थे, लिटिगेशन कोर्ट में लगी, और कोर्ट ने 6 नवंबर 2011 को एक जजमेंट दे दी ऑर्डर नंबर 1285 के अगेंस्ट कि 6 नवंबर 2001 से पहले जो लोग लगे हुए हैं वो एलिजिबल है रेगुलाइजेशन के लिए अंडर एसआरओ 64। ये जजमेंट आ गई 2002 में, और 2002 के बाद 2005 में एक एसआरओ आया 239F, जिसके तहत 4 डिपार्टमेंट्स को छूट दी गई कि आप डेली वेजर को एंगेज कर सकते हो, आप कैजुअल लेबर को एंगेज कर सकते हो। वो कंटिन्यू रहा 2015 तक। फिर मुझे यह बताया जाए कि डेली वेजर इलीगल हुआ कैसे। और दूसरा सबसे बड़ा घोटाला मैं बताऊं आपको, कल मैं उमर साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम 17,000 लोगों को परमानेंट करेंगे। वेलकम इस स्टेटमेंट का, उमर अब्दुल्ला जी की स्टेटमेंट का हम वेलकम करते हैं, और ये भी पूछना चाहते हैं कि उमर साहब आपको आज ही याद आ रही है, आप भी 6 साल जम्मू के चीफ मिनिस्टर हैं और मैक्सिमम सरकार जो है आपकी रही है, और डिसएंगेज का करने का ऑर्डर भी आप ही की सरकार में निकला था। चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर उस वक्त आपने 2 साल रिटायरमेंट एज ना बढ़ा करके डेली वेजर को रेगुलराइज किया होता तो आज डेली वेजर की हालत यहां तक नहीं पहुंची। फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हैं डेली वेजर के लिए तो वो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने इस तरीके का डेली वेजर को एक सपोर्ट किया है। दूसरा, उसके बाद मैं आपको बताऊं 3 जजमेंटें जो हैं कोर्ट की आ चुकी हैं। नरेंद्र खजूरिया वर्सेस जे&के स्टेट का कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि जो लोग 6 नवंबर 2001 तक लगे हुए हैं वो एसआरओ 64 में एलिजिबल हैं। उसके बाद जो भी लोग लगे हुए हैं वो एसआरओ 520 में एलिजिबल है। दूसरी स्टेटमेंट है मुश्ताक अहमद सोहेल वर्सेस जे&के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें भी सेम जजमेंट आई है। और लेटेस्ट 8 तारीख को एक जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑर्डर किया है आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर वंदना गुप्ता का, जिसमें सेम जजमेंट आई है कि जो लोग भी 2094 के बाद भी लगे हुए हैं 2001 तक, उनको एसआरओ 64 एप्लीकेबल है। और उसकी जजमेंट है 8 तारीख को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने वंदना गुप्ता का ऑर्डर भी कर दिया है। तो फिर एलजी साहब क्यों केंद्र को भी गुमराह कर रहे हैं कि ये लोग बैकडोर तरीके से लगे हुए हैं? सच्चाई ये है कि इन लोगों को इसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिख रहा, क्योंकि यही पैसा अगर इनको पता है कि अगर 10,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का अगर बजट इनका बनेगा तो वो 1,000 करोड़ अगर किसी कंपनी वाले को दिया जाएगा, किसी एजेंसी वाले को दिया जाएगा, तो कहां पे बेनिफिट होने वाला है? इसीलिए ये टोटली केंद्र सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं और अल्टीमेटली जम्मू के डेली वेजर के साथ भी बड़ा मजाक कर रहे हैं। और हम इसके लिए बड़ी जल्दी एक लीगल एक्शन भी करने वाले हैं, क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर कोर्ट जजमेंट्स देता है फिर वो एप्लीकेबल नहीं होती, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी अगर खटखटाना पड़ा हम खटखटाएंगे। लेकिन एक चुनौती है हमारी एलजी सरकार के लिए, हम रेगुलराइज होंगे और हम चैलेंज के साथ कहते हैं हम रेगुलराइजेशन लेके रहेंगे। उसके लिए अगर सरकार बदलनी भी पड़ी तो वो भी बदलेंगे। मेरी अपील है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की लीडरशिप से, हमने एक दिन सिर्फ शपथ ली थी और लाखों लोगों ने बीजेपी के खिलाफ कमेंट किए थे, और ये सिलसिला अब हम लगातार शुरू करने वाले हैं। 26 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो आरएसपुरा में होने वाला है, उसके बाद हमारा रियासी में है, उसके बाद शीतली स्टेशन पे होगा, उसके बाद हमारा सांबा में है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर वार्ड में, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की वार्ड में जब तक हमारी रेगुलाइजेशन नहीं होती हम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर हमने 4-4 बार वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को
सरकार का हिस्सेदार बनाया है, हम आज भी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी पहली शर्त है और वो है रेगुलाइजेशन। अगर भारतीय जनता पार्टी के, कई बार मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा स्पष्ट ये कहना है, अगर आपकी सरकार नहीं है, आपकी एलजी साहब नहीं सुनते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है जम्मू की जनता। आपको अपनी कुर्सियां त्याग करके जम्मू की जनता के साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर आपको जनता के वोटों की जरूरत है, अगर आपने हमें इग्नोर करने की कोशिश की, 60,000 परिवारों को इग्नोर करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा पहला टारगेट होगा। भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हाथ धो बैठेगी और नहीं आ सकती। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हम उसके लिए पूरी तैयारी में है। ये फैसला अब भारतीय जनता पार्टी को करना है कि उनको 60,000 परिवारों की जरूरत है या नहीं है। हम रविंद्र रैना जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो सिर्फ इतनी कि पिछले 10 साल से इस सरकार से हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये हमें रेगुलराइजेशन देगी, जैसे कि 2014 से लगातार ये वादे करते रहे, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इनके आने के बाद हमारी 17 महीने की वेजेस जो है वो पेंडिंग हो गई। और उस पार्टी की राज में जो पार्टी एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान के नारे लगाती थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान को जो पार्टी कैश करती थी, आज उसी पार्टी के रहते एक ही इसके अंदर जम्मू यूटी के अंदर दो कानून लागू हो रहे हैं। एक तरफ लोगों को कोर्ट के थ्रू रेगुलराइज भी किया जा रहा है। अगर कोर्ट जिस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, और मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, हम 2001 से पहले अपॉइंटेड हुए थे, हमें जब डिसंगेज कर दिया गया ऑर्डर नंबर 144 के तहत, तो हमने कोर्ट में डिवीजन बेंच में केस जीता था और डिवीजन बेंच की जजमेंट है हमारे पास। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि कानून को माना नहीं जाता। और पिछले दिनों में एक एफएफसी की कमेटी जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, उसकी भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी टोटली सरकार को गुमराह करने की सियासत की गई है। जो लोग 2009 में ऑथेंटिक हुए थे, उनका उसमें